5th बी वाली बुक, ठीक है, फिजिकल एंड हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। उसमें हमने फर्स्ट यूनिट में 3 टॉपिक थे, एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था हेल्थ एजुकेशन वाला। आज हम करेंगे फिजिकल एजुकेशन, कंसेप्ट, मिसकंसेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड रिलेशन विद जनरल एजुकेशन, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन क्या होती है, देखिए भाई, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन को देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं शरीर की शिक्षा, परंतु इसका भाव केवल हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामान्य शिक्षा का भी ये एक अंग है। सामान्य शिक्षा की तरह हमारी जो फिजिकल एजुकेशन यानी कि जनरली जो हम एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उसी एजुकेशन की तरह फिजिकल एजुकेशन भी बच्चे की ओवरऑल यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने वाली एजुकेशन होती है। ये समय समय पर हमारी शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करती है और अलग अलग ढंग से की जाती है। अभी बताती हूँ बेटा, कभी इसे शारीरिक परीक्षण, फिजिकल ट्रेनिंग और कभी फिजिकल कल्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आम साधारण व्यक्ति शारीरिक शिक्षा को केवल शारीरिक क्रिया ही मानता है और आज भी मानता है, लेकिन यह सही नहीं है। बेटा हम कर रहे हैं आपकी जो 5th बी की बुक है, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन वाली, ठीक है, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। इसमें फर्स्ट यूनिट हमारी चली हुई थी लास्ट में फिजिकल एजुकेशन वाला टॉपिक, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन क्या होती है, देखो भाई आप लोगों ने भी अब तक पढ़ा होगा कि 9th में ही आप लोगों की फिजिकल आ गई थी, ठीक है, कि फिजिकल एजुकेशन क्या होती है, जिसमें क्या है हमारे शरीर की मूवमेंट की प्रक्रिया या फिर जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी एजुकेशन होती है वो इसके अंदर शामिल होती है, अगर हम सिंपल वर्ड में देखा जाए तो। और ये हमारी जो फिजिकल एजुकेशन है हमारी नॉर्मल एजुकेशन का ही एक पार्ट होती है। इसमें हमारी कभी इसे हम फिजिकल ट्रेनिंग बोलते हैं, कभी फिजिकल कल्चर बोलते हैं। ये एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है, ठीक है। अमेरिका के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक रहे मिसूरी ने कहा है कि फिजिकल एजुकेशन आपके खेल, आपके योगा अथवा दौड़ से अधिक व्यापक है। ये शिक्षा ये मानती है कि एक बच्चा पूर्ण इकाई है, उसे मन, काया और आत्मा के भागों में बांट कर के अलग अलग शिक्षा नहीं दी जा सकती। शारीरिक शिक्षा का विशेष योगदान हमारी फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चे को शिक्षित करना है। शरीर क्या है, एक वाहन है, बड़े प्रेरक क्षेत्र इसके उपकरण है। गतिविधियां ऐसी हो कि फिजिकल स्ट्रक्चर आपकी कुशलता और सामाजिक अनुभव में वृद्धि हो सके। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फिजिकल एजुकेशन है हमारी, उसमें सिर्फ खेल व्यायाम इससे कहीं ज्यादा अधिक है। जो बच्चे का क्या है, उसने बच्चे को एक पूरी यूनिट माना है। हमने बच्चे के शरीर को अलग अलग भागों में पार्ट कर दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया है, तो बांट करके अलग अलग शिक्षा नहीं दी जा सकती। हम बच्चे के उसकी फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चे को यहाँ पर क्या दे रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी फिजिकल ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उसकी कभी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज हम इसके अंदर करवा रहे हैं, कभी गेम्स हो रहे हैं, कभी योगा के माध्यम से। यानी कि हम क्या चाहते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। सबसे पहले दी है D.R. बर्ट्यूफर के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन उन सभी एक्सपीरियंस का जोड़ है जो व्यक्ति विशेष की शारीरिक हलचल से प्राप्त होता है, ठीक है। या फिर किसी एक ने व्यक्ति ने बोला है शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है जिसका संबंध हमारी मसल्स एक्टिविटीज और उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स से होता है, ठीक है। किसी ने बोला है फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन का ही एक पार्ट है जिसका उद्देश्य नागरिकों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो उनके परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई है सक्षम न। ये बिल्कुल ईजी है भाई,
ठीक है। जेबी नेस के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट है और इसका उद्देश्य जितने भी हमारे जितने भी व्यक्ति हैं उनकी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशल रूप से जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनके माध्यम से उन लोगों को हमें क्या बनाना है? सक्षम बनाना है। ठीक है। मीनिंग क्लियर हुआ फिजिकल एजुकेशन का? Yes, ma'am. अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है हमें, या इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे जीवन में? इसकी आवश्यकता हमें, देखो, ऑल अराउंड डेवलपमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सारे विकास इसके अंदर होते हैं। ठीक है। हमें यूनेस्को की एक रिपोर्ट ने भी बोला है कि मनुष्य को शारीरिक शिक्षा और खेलों की पहुंच का मौलिक अधिकार होना चाहिए उनके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए। ये आवश्यक है। देखो बेटा, नीड और इम्पोर्टेंस में, महत्व में आप नीचे वाले पॉइंट लिखोगे, बीच वाली जो ये मेरी बुक में दे रखी इसको छोड़ देना। देखो भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन हमारी हेल्थ और फिटनेस के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है। दूसरा, मेंटल अलर्टनेस के लिए। तीसरा, हेल्पफुल इन नेशन बिल्डिंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। फोर्थ, हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट। फिफ्थ, हेल्पफुल इन सोशल एडजस्टमेंट। एंड सिक्स्थ, इट एनहांस नेशनल इंटीग्रेशन। It creates tolerance power, worthy use of leisure, psychological value, training for leadership. देखो बेटा, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाती हैं फिजिकल एजुकेशन के दौरान, ये क्या है? सबका अपने पूरे स्किल के साथ अपने कार्य को संपन्न करने में समर्थ होती हैं। ठीक है। ये हमारे एक व्यक्ति को जीवन का वास्तविक आनंद लेते हैं, देश की उन्नति और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केवल स्वास्थ्य में, इनको छोड़ो, अपने अकॉर्डिंग करो तुम। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाती है उनकी सहायता से क्या है? जब आप फिजिकली फिट रहोगे, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज कराई, तो आप खा खा के बैठ के कहीं पर भी, मान लो एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, घूमते भी नहीं हो, तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है। ठीक है। तो हमें क्या है? हमें ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज, यानी कि या तो व्यायाम किया जाए, योगा किया जाए, इधर उधर घूमना चाहिए। ठीक है। तो वो आपकी फिटनेस के लिए और हेल्थ की डेवलपमेंट के लिए आपकी फिजिकल एजुकेशन जरूरी है। दूसरा, मेंटल अलर्टनेस। ठीक है। आप एक बच्चे को क्या है? मेंटली हमें अवेयर करने के लिए भी उसका फिजिकली एक्टिविटीज में होना जरूरी है। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो बच्चे का जो माइंड है वो भी फ्रेश रहेगा, नहीं तो बच्चा क्या है? आलसी पड़ा रहेगा। ठीक है। उसके बाद है आपके हेल्पफुली नेशनल बिल्डिंग एंड करेक्टर डेवलपमेंट। एक व्यक्ति की, उसके करेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, एक बच्चे का अगर करेक्टर सही है तो वह आगे जाके अच्छा इंसान बनेगा और अपने राष्ट्र निर्माण में क्या देगा? अपना सहयोग देगा। ठीक है। तो ये जो आपकी एजुकेशन है वो सिर्फ एक सोसाइटी के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के लिए हेल्पफुल होती है। जो फिजिकल एजुकेशन है वो हमारे अंदर डेवलप करती है क्या क्या? जो मोरल वैल्यूज हैं उनको डेवलप करती है, सोशल एट्रीब्यूट्स हैं उनको डेवलप करती है। अब देखो बेटा, हम बच्चों को एक साथ गेम करवाते हैं, तो गेम करवाते हैं तो इससे बच्चों के अंदर एक तो इमोशनल डेवलपमेंट होती है, नैतिकता का गुण आता है, एक दूसरे की हेल्प करने का गुण आता है। ठीक है। सोशलाइजेशन होता है। ठीक है। बच्चे की कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। इमोशनल डेवलपमेंट आपकी बात आ गई, जब आप बच्चे से गेम्स के जरिए, तो बच्चा हारता है, जीतता है, तो अपने इमोशन को कंट्रोल करना यहाँ पे सीखता है। सोशल एडजस्टमेंट में, अब देखो भाई, आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, आप या फिर गेम के थ्रू भी आप अलग अलग स्टेट में भी जाते हो, तो आपको हर जगह आप आपसी सहयोग, आप भाईचारा, सहानुभूति, दया, खेल भावना, लीडरशिप, ये सारे चीजें के आपके अंदर डेवलप होते हैं और जो दूसरों के साथ इजीली एडजस्टमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपकी नेशनल इंटीग्रेशन, आपकी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। कोने कोने से बच्चे आते हैं पूरे देश के, अलग अलग जगह से आप उनसे मिलते जुलते हो। ठीक है। तो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। टू क्रिएट टॉलरेंस पावर, आपकी सहन शक्ति बढ़ती है। ठीक है। सहन शक्ति बढ़ती है, आप इतनी एक्टिविटी करते हो। ठीक है। और सहन शक्ति, जितनी सहनशीलता होगी व्यक्ति में, समाज में उसका सम्मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है। तो
तो जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बच्चे को अनेकों बार प्रदान करते हैं, जो सहनशीलता व धैर्य को विकसित करने व उनका प्रदर्शन कर सके। उसके बाद है वर्थी यूज ऑफ लेजर, अवकाश का सदुपयोग। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करें तो छुट्टी को आप क्या टीवी फोन में ना बिताकर अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या होएगा, जो अवकाश का जो टाइम है, जो छुट्टी मिले उसका सही यूज होएगा, ठीक है, जिससे हमारी क्या है एनर्जी भी बढ़ेगी और समय का भी सही उपयोग रहेगा। बेकार व्यक्ति कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो अपनी बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे आप फिजिकल एक्टिविटी करो ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आप भी फ्रेश रहोगे। उसके बाद है साइकोलॉजिकल वैल्यू, शारीरिक क्रियाएं खेल और व्यायाम की साइकोलॉजिकल दृष्टि से विशेष महत्व रखती हैं, बच्चों के अंदर सरप्लस एनर्जी देती हैं, सही ढंग से उसका उपयोग करना बच्चे को क्रिएटिव कार्यों में लगाती हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, बच्चे के अंदर क्या है लीडरशिप का गुण विकसित होता है। जब वह अपनी टीम के लिए बच्चों के साथ एक टीम की भावना से खेल रहा है तो टीम में एक कैप्टन बनाया जाता है। तो कभी कोई ये तो है नहीं कि एक ही बच्चा कैप्टन बनता है, नहीं, कभी किसी बच्चे को रोटेशन में उनको चेंज करते रहते हैं। तो बच्चे के अंदर किसका लीडरशिप का गुण यहाँ पे आता है, वो बेटर क्या है डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर डेवलप होती है, कंट्रोल करना, डिसिप्लिन में रहना, टीम की भावना में रहना, ठीक है, ये सारे बच्चे के अंदर क्या होते हैं डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी इम्पोर्टेंस। उसके बाद आता है आपका मिसकंसेप्शन, ठीक है। मिसकंसेप्शन यानी कि शारीरिक शिक्षा के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मिसकंसेप्शन है फिजिकल ये वाली एजुकेशन को मैम लेकर। ये वाली टॉपिक मेरे को दिया था आपने और पहली वाली टॉपिक मुस्कान को दिया था। ओके, तो मिस सॉरी मैम, मेरा फोन मम्मी के पास था तो क्लास का लिंक थोड़ा मुझे लेट पता चला, फिर कोई आप बात मैं नहीं आ गई बेटा, तो फिर आप समझा रहे थे, मैंने भी बीच में नहीं बोला। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अब इतने दिनों के बाद आए हैं तो हमें यही नहीं पता क्या चल रहा, भूल जाते हैं। मैम आपका इंटरव्यू कैसे गया? मेरा इंटरव्यू कंसेप्शन है। वर्तमान समय में भारतीय समाज में शारीरिक शिक्षा के बारे में अनेक भ्रांतियां अथवा भ्रामक धारणाएं विद्यमान है। यहाँ पर अधिकतर व्यक्ति ऐसे हैं जो शारीरिक शिक्षा के अर्थ को भी नहीं जानते। कुछ व्यक्ति इसको केवल शारीरिक प्रशिक्षण के नाम से जानते हैं, कुछ व्यक्ति इसे केवल शारीरिक संस्कृति ही समझते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि शारीरिक शिक्षा खेल कूद को ही कहते हैं। कुछ व्यक्ति की यह धारणा है कि शारीरिक शिक्षा बॉडी बिल्डिंग ही है, जो कि भार प्रशिक्षण के व्यायामों की मदद से की जाती है। इसका अर्थ यह है कि शारीरिक शिक्षा के अर्थ के बारे में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न विचार हैं। इसमें ये मैम कहा गया है कि ये जो भ्रांतियां है ना, ये धारणा सभी व्यक्ति की अलग अलग खेल कूद के बारे में अलग अलग धारणाएं होती हैं। जो भी शारीरिक शिक्षा के बारे में, कोई इसे बेकार समझता है, खेल बस खेल समझता है, कोई समझता है कि नहीं ये केवल लड़के कर सकते हैं, लड़कियों के लिए नहीं होता है, कोई समझता है कि बस जिम विम वगैरह से होता है, बस शो ऑफ के लिए बॉडी बनाते हैं उसका है। तो सबकी अपनी अपनी माइंडसेट बनी हुई है, किसी की सही है किसी की गलत है, कोई इसके बारे में गलत सोचता है कोई सही सोचता है। उसके बाद है मैम, इसका अर्थ यह है कि शारीरिक शिक्षा के अर्थ के बारे में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न विचार हैं। वास्तव में भिन्न भिन्न विचारों के कारण ही शारीरिक शिक्षा के बारे में गलत धारणाएं या भ्रामक धारणाएं हमारे समाज में फैली हुई है। ऐसे ही कुछ भ्रामक धारणाओं का वर्णन निम्नलिखित है। पहला है समय का दुरुपयोग। बहुत से व्यक्तियों की यह धारणा है कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों व खेल कूद में भाग लेकर समय का दुरुपयोग होता है। इसी के परिणाम स्वरूप बहुत से माता पिता अपने बच्चों को शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में भाग भाग लेने के लिए नहीं भेजते हैं। ऐस, ऐसे माता पिता खेल कूद की अपेक्षा पढ़ाई पर अत्यधिक बल देते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रकार की धारणा पूरी तरह से गलत है। सच्चाई तो यह है कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने से बच्चों की उचित वृद्धि व विकास होता है। वे अधिक स्वस्थ एवं हष्ट पुष्ट होते हैं। ऐसे स्वस्थ बच्चे एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। फिर दूसरा है शारीरिक शिक्षा केवल खेलना है। बहुत से व्यक्तियों की यह भी एक भ्रामक धारणा है कि शारीरिक शिक्षा केवल खेलकूद है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वास्तव में खेलकूद शारीरिक शिक्षा का एक भाग है, जबकि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत अन्य विषय भी होते हैं, जैसे खेल, जीव यांत्रिकी,
उसके बाद अनुसंधान क्रिया पद्धति, खेल चिकित्सा विज्ञान, खेल मनोविज्ञान, खेल समाजशास्त्र, शरीर रचना व क्रिया विज्ञान आदि। वास्तव में बच्चे के सर्वांगीण विकास में खेलकूद भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसमें भाग लेने से पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा को केवल खेलकूद समझने वाले व्यक्ति यह बात क्यों भूल जाते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। ऐसे व्यक्ति यह भी भूल जाते हैं कि स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि गृह होता है तथा दुर्बल शरीर आत्मा का कारागृह होता है। सामान्यतः ऐसे देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं का वास्तविक मूल्य केवल तभी समझ पाते हैं जब वे स्वयं 40 वर्ष की आयु पार कर चुके होते हैं। फिर वे भी शारीरिक व्यायाम करना और सैर करना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि अपने बच्चों को शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों से दूर रखना चाहते हैं। अब तीसरा मैम है अनुशासन को बिगाड़ती है। अब कई लोग ये समझते हैं कि अनुशासन को ये खेलकूद बिगाड़ती है। जैसे शारीरिक शिक्षा के बारे में समाज में यह भी एक गलत धारणा व्याप्त है कि शिक्षा बच्चों में अभद्र व अनुशासन भंग करने वाले व्यवहार को जन्म देती है। वास्तव में खेलों में भाग लेने वाले बच्चों का व्यवहार अनुशासित होता है, क्योंकि खेलों में अनुशासित रहना पड़ता है। खेलों के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नारा है कि नियमों का पालन करो या बाहर हो जाओ। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि खेलों के लिए रुको और न्यायालय से दूर रहो। बच्चे केवल खेल के मैदान में ही अनुशासन नहीं सीखते, अपितु वास्तविक जीवन में भी अनुशासित रहते हैं। इसीलिए यह एक गलत भ्रांति है कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चे अनुशासन भंग करते हैं। उसके बाद है धन का अपव्यय। शारीरिक शिक्षा के बारे में यह भी एक गलत धारणा है कि इसमें धन का अपव्यय होता है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में सहायक होते हैं। आजकल खेलकूद एक बड़े व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। अच्छे खिलाड़ी खेलकूद में भाग लेकर काफी धन अर्जित कर रहे हैं। अतः यह क्षेत्र धन अर्जित करने का एक अच्छा साधन बन चुका है। जैसे कोई क्रिकेटर बनता है, कोई फुटबॉल खेलता है, या फिर कोई बैडमिंटन, लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं, तो इस सब से धन अर्जित कर सकते हैं। इनकम का अच्छा स्रोत है यह। उसके बाद व्यावसायिक अवसरों की कमी। बहुत से व्यक्तियों की यह धारणा है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों की काफी कमी है। कुछ सीमा तक उनकी यह सोच या विचार उपयुक्त है, लेकिन अब शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। अब व्यावसायिक अवसर केवल शिक्षण व प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं है, अपितु शारीरिक शिक्षा के अन्य क्षेत्र भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए फिटनेस के क्षेत्र में हेल्थ क्लब्स, खेल प्रबंधन में स्पोर्ट्स मीडिया व खेल चिकित्सा आदि में व्यवसाय का अवसर बढ़ रहे हैं। उसके बाद शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास में सहायता करती है, मानसिक विकास में नहीं। बहुत से व्यक्तियों की यह धारणा है कि शारीरिक शिक्षा बच्चों का शारीरिक विकास तो करती है, लेकिन मानसिक विकास नहीं करती। लेकिन वास्तविकता यह है कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास तो करती है, साथ ही मानसिक विकास भी करने में सहायक है। जर्मनी, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे काफी अनुसंधान हो चुके हैं जो स्पष्टतः यह दर्शाते हैं कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले की बुद्धिमत्ता भाग न लेने वाले की अपेक्षा अधिक होती है। ये सब सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं मैम। ठीक है बेटा, इसमें ना कुछ मिसकंसेप्शन दिए गए हैं, यानी कि हमारी जो सोच है वो गलत है फिजिकल एजुकेशन को लेके। कुछ लोग तो मानते हैं कि ये सिर्फ जस्ट एक गेम होते हैं फिजिकल एजुकेशन में और कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन वही बातें हैं जिन चीजों को हम मानते हैं कि उसके अंदर देखो हम पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम ये मानते हैं भाई फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर तो क्या कराएगा, कुछ नहीं, गेम ही तो कराने हैं। लेकिन नहीं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। कुछ मानते हैं कि भाई फिजिकल एजुकेशन क्या है, ओनली एक बॉडी बिल्डिंग है। ठीक है, कुछ बोलते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में खाली एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें बताई है, कुछ मिसकंसेप्शन है जो अभी उमा ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। उसके बाद आते हैं इसके, बिल्कुल इजी है ये, और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद है इसके एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है,
क्या उद्देश्य है हमारा फिजिकल एजुकेशन का। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग दे रखे हैं, तो आप इसको 5-7 पॉइंट मिक्स करके याद कर लेना। किसी ने दे रखा है कि फिजिकल डेवलपमेंट होती है इसे, किसी ने बोला है सोशल वैल्यू बढ़ती है, किसी ने बोला है डेवलपमेंट और कल्चर डेवलप होता है, मोरल करेक्टर बनता है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स, ठीक है। किसी ने बोला है रिक्रिएशनल डेवलपमेंट होती है। तो आप सबको मिला के एक पॉइंट बना दोगे। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में सबसे पहला पॉइंट है आपका फिजिकल डेवलपमेंट होती है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, बच्चे को थकान नहीं रहती, वो क्या है एक्टिव होता है, ठीक है। चुस्त था पहले, अब सुस्त था, लेकिन अगर बच्चा कहीं पर भी जाता है, अपनी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो बच्चे का क्या होती है फिजिकल डेवलपमेंट और वह एक्टिव बनता है। दूसरा, न्यूरो मसल्स डेवलप होती हैं बच्चे की, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, रिकॉग्निजेशन होता है, ठीक है। उसकी मेंटल हेल्थ बढ़ती है। कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है आपकी, जो आपके माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। जब आप योगा वगैरह करते हो, ठीक है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ती है मेडिटेशन करने से। तो ये सारे क्या आपके फिजिकल के पार्ट है, तो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। उसके बाद ये सारे पॉइंट ना पहले भी आपके कहीं ना कहीं आ चुके हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। अफेक्टिव डेवलपमेंट होती है, प्रभावात्मक विकास, इसमें आपकी जो भी सोशल, जो भी आपके इमोशनल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती हैं। आशा, निराशा, घृणा, द्वेष, प्रसन्नता, दुख, ये सारी चीज़ें आपके जो भी इमोशन है वो यहाँ पर डेवलप होते हैं। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, जिसमें आपके भाव डेवलप होते हैं। आप खेल रहे हो एक दूसरे के साथ, ईर्ष्या होती है कहीं वो ना जीत जाए, ठीक है, और एक आशा होती है कि हम जीत पाएंगे। जब आप जीतते हो आपको खुशी होती है, जो हारने वाली टीम उसको दुख होता है, किसी को गुस्सा आता है। तो ये सारे के सारे इमोशन आपके क्या है यहाँ पे डेवलप होते हैं। करेक्टर बिल्डिंग, ठीक है, चरित्र का निर्माण होता है आपके अंदर। चरित्र निर्माण का मतलब यहाँ पे क्या है, दूसरों के साथ क्या है सहयोग की भावना करना, डिसिप्लिन में रहना, सदाचार, मोरल वैल्यूज को फॉलो करना, सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये सारा आपके अंदर आता है और ये क्या है आपके करेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करता है। कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सांस्कृतिक उद्देश्यों को भी पूरा करता है। कैसे करता है सांस्कृतिक उद्देश्यों को पूरा, आप जब भी गेम में जाते हैं अलग अलग स्टेट के बच्चे आपसे मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट के बच्चे बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें उसके अंदर आ गई। उसके बाद है आपका, तो आप उनके कल्चर को सीखते हो, ठीक है। जब हम भी गेम में जाते थे तो कहीं कोई तमिल का आता था, कोई कहीं का, तो हमने देखा कि जो साउथ वाले लोग हैं, हमने क्या सीखा उनसे, साउथ वाले लोग हमने देखा कि वो लोग ना, हम तो चावल चम्मच से खा रहे थे, वो लोग हाथ से खा रहे थे, ठीक है। और किसी का खाने का पैटर्न कुछ था, किसी का कैसा। और जब गेम होते हैं तो वहाँ पर अलग अलग कल्चर के प्रोग्राम भी वहाँ पर कराए जाते हैं, तो हम क्या है अलग अलग कल्चर से क्या होते हैं रूबरू होते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, ठीक है, राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित होती है। जब आप एनएसएस के कैंप लगते हैं या फिर आपका नेशनल सर्विस स्कीम लगती है, एनसीसी के लगते हैं, ठीक है, स्काउट एंड गाइड के लगते हैं, तो इससे क्या है बच्चे के अंदर अपने राष्ट्र के लिए कर्मठता पैदा होती है, वो चरित्रवान बनता है, स्वस्थ बनता है, सदाचारी बनता है, ठीक है। ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। क्लियर है ऑब्जेक्टिव्स में? और एक आधे आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, कुछ नहीं है। और भाई मैंने बता तो दिया, 4-5 में बेसिक पॉइंट याद कर लो और वही लिखाओ। एमडीयू वालों को तो क्या करना है, बस तुम्हारी सीटें भरी हुई होनी चाहिए और कुछ नहीं चेक करते वो। हाँ बोलू माँ। तो ये सारे हमारा पॉइंट आप syllabus 5-7 पॉइंट कॉमन पॉइंट याद कर लेना। मेन तो वही है सभी में, जिसमें भी आप देखो वही इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इससे अलावा मुझे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा तुम्हारी बुक जो में। मैम आपकी मतलब किसी भी चीज के जो उद्देश्य होते हैं, मतलब खेल के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ मैं, वही चीज है कि भाई आपकी मतलब ये जो फिजिकल, मेंटल और क्या बोलते हैं इफेक्टिव, जैसे वो होते हैं भावनात्मक जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ सांस्कृतिक, यही सब आपको डेवलप करना है बच्चे में। मतलब जो आपका, जिससे बच्चे का पूरा चरित्र या फिर व्यक्तित्व जिसको बोलते हैं हाँ वो जी। बनता है। अब इसमें लास्ट पॉइंट है आपका, इसकी इम्पोर्टेंस हो गई, एम और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उद्देश्य क्या ये हो गए। अब रिलेशन विद जर्नल एजुकेशन, जो हमारी सामान्य शिक्षा है, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन।
फिजिकल एजुकेशन का शिक्षा के साथ क्या संबंध है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट। देखो भाई, जो शारीरिक शिक्षा है वो क्या है, आपकी एजुकेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इसे हम इंटेलेक्चुअल एजुकेशन की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। फिजिकल एजुकेशन को हम इंटेलेक्चुअल उसकी बजाय ज़्यादा महत्व देते हैं। क्यों देते हैं भाई, जो बच्चे, कई बार बच्चे बोलते हैं ना, जिनको कुछ नहीं लेना होता वो फिजिकल में जाते हैं, भाई हमें कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपकी क्या होती है, जो मेंटली जो चीज़ें हैं, इंटेलेक्चुअल जो है वो कम लगता है, इसमें आपकी फिजिकल मेहनत ज़्यादा होती है, ठीक है। आपके गेम वगैरह आ गए, आपकी फिर गेम के पीरियड आपको इसमें ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी फिजिकल एजुकेशन है वो एजुकेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब जो हमारी जितनी भी फिजिकली एक्टिविटी है उनके माध्यम से हम यहाँ पर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए इसका और कोई अलग एरिया नहीं है। ये एक व्यक्ति को क्या है, ऐसे ट्रेंड करता है, इसके अंदर हम बच्चे को इस तरह से ट्रेंड करते हैं ताकि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। उसमें उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में भाई आपके वही जो अभी 2 मिनट पहले बताए थे सारे डेवलपमेंट इसके अंदर शामिल हो जाती है। और इसका मेन मोटिव क्या है कि आपकी जो एजुकेशन है उसका भी मेन मोटिव क्या है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करना। और जो आपकी फिजिकल एजुकेशन है उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करना, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा रहा। अगर हम कोई जनरल एजुकेशन बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो भी देश की प्रोग्रेस के लिए पढ़ा रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं तो इसके जरिए भी हम बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ा रहे हैं। कैसे, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड वाले जो कैंप वगैरह लगा के, इनके जरिए। और क्या बताया गया भाई इसमें, महात्मा गांधी ने भी एजुकेशन की परिभाषा देते अपने विचार व्यक्त किए। एजुकेशन से मेरा अभिप्राय शिशु और मानव शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्कृष्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक सरकारी रिपोर्ट ने कहा कि शारीरिक शिक्षा एक शिक्षा है, ये शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा है जो बच्चे के शरीर दिमाग, बेटा शिक्षा मंत्रालय ने अच्छी दी है उस वो वाले कर लेना। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्या है, एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया कि फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा है जो बच्चे की फिजिकल हेल्थ के लिए, उसके माइंड के लिए, उसकी जो भी भावनाएं हैं उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, उसकी पूर्णता करता है, यानी कि बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए ये काम करती हैं, ठीक है। ये बात इन्होंने बताई। अब क्या क्या बताया गया भाई इसमें, जो फिजिकल एजुकेशन है वो नॉर्मल एजुकेशन से क्लोज है, बिल्कुल नज़दीक का रिश्ता है उसका, ठीक है। साधारण शब्दों में देखा जाए तो शिक्षा का अर्थ भी क्या होता है, नॉलेज एक्वायर करना, ठीक है, और अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आना। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, फिजिकल मूवमेंट भी कर रहे हैं, हमारी साउंड डेवलप भी हो रही है, स्पीच और लैंग्वेज भी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि हम अदर स्टेट के लोगों से भी यहाँ पे मिलते हैं तो लैंग्वेज डेवलप भी हो रही है, ठीक है। तो राइटिंग, ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही है। तो नॉर्मल एजुकेशन में भी यही चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं हम, और यहाँ पे भी इसलिए क्या बताया गया है, इनको एक दूसरे से क्लोज बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, शारीरिक फिजिकल मूवमेंट, जीवन के आरंभ से ही हम कम्युनिकेशन का ढंग सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन चक्र में जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है सबसे पहले आरंभ होती है उसमें बोलना और लिखना, बोलना पहले आता है और लिखना बाद में। अतः कहना गलत नहीं होगा कि फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से ही हम बच्चे को सिखा रहे हैं। देखो बेटा, हम उसमें आप कोई भी एजुकेशन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बच्चे को बोलना आता है और उसके बाद वह लिखना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके जरिए यहाँ सीख रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं तो हम अपने हाथ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो मोटर स्किल्स है उनका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको डेवलप कर रहे हैं। तो यही डेवलपमेंट का उद्देश्य किसका है, हमारा फिजिकल एजुकेशन का, यानी कि बच्चे को हम फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए ही सिखा रहे हैं। अब इसमें इन्होंने दे दिया
कि आपकी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर, और जैसे आपकी नॉर्मल एजुकेशन में भी क्या है, आप क्या चाहते हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट चाहते हो, फिजिकल एजुकेशन में भी आप यही चाहते हो, उसमें आप अफेक्टिव चाहते हो और साइकोमोटर। तो आप इसमें भी फिजिकल एजुकेशन में भी कॉग्निटिव में क्या चाहते हो, बच्चे को अच्छी नॉलेज हो उस चीज के बारे में, कॉम्प्रिहेंशन है, उसको उपयोग करना है, एनालिसिस करने की पावर उसके अंदर आ जाए, सिंथेसिस, चीजों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के समझना और इवेल्युएशन करना लास्ट में। तो यही सारे काम क्या है आपके नॉर्मल जो एजुकेशन ले रहे हो वहां पर भी ये सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या है आपकी साइकोमोटर, मोटर स्किल्स और फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो दोनों का ही उद्देश्य ये है। और उसके बाद क्या है आपकी अफेक्टिव, इंटरेस्टेड, एप्रिशिएशन, एटीट्यूड, वैल्यूज, ये सारी चीजें अफेक्टिव बच्चे के अंदर क्या है, क्या रुचि है, क्या भाव है उसके, वो सारी चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं। तो इस प्रकार जो हमारी एजुकेशन है और जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या डोमेन में हम क्या चाहते हैं, फिजिकल एंड जो फिजिकल एजुकेशन है वो आपके एकेडमिक्स अचीवमेंट में आपका सहयोग करती है। कैसे सहयोग करती है, देखो भाई आप फिजिकली फिट हो तभी तो आप एकेडमिक्स में अच्छे हो पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, मोटर एक्टिविटी रिलेटेड टू हायर थॉट प्रोसेस, ठीक है। जो मोटर एक्टिविटीज होती है उसमें उच्च विचार प्रक्रिया से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जब हम बच्चों से स्टार्टिंग में ही मोटर डेवलपमेंट करवाते हैं तो उसी के आधार पर ये रिसर्च में सिद्ध हो चुका है कि पहले अधिगम शारीरिक व सामाजिक वातावरण के साथ, उसके बाद उसकी फिजिकल एक्टिविटी के बाद से बच्चे से नई भावनाएं जन्म लेती है। यानी कि इन्होंने बताया है कि जितनी भी हम मोटर एक्टिविटीज करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी हमारे दिमाग में जो भी थॉट प्रोसेस होती है वो नई नई चीजें हम यहाँ पर सीखते हैं। आपको कोई एक्टिविटी करवाई, उससे क्या नई चीज सीखी आपने, आपने सहयोग की भावना वहां से सीखी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो फिजिकल एजुकेशन है वो आपकी नॉलेज ऑफ एक्सरसाइज, हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड जानकारी में भी सहयोग देती है कि आपको स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, डिजीज से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, या कोई स्पेसिफिक डिजीज हो जाती है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट एड से रिलेटेड सारी जानकारी हमें फिजिकल एजुकेशन में मिल रही है जो हमें हेल्प करती है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंड ऑफ कल्चर, ये हमें अलग अलग कल्चर्स को समझने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद मैम बीच में आपका ब्रेक हो गया था। बेटा लाइट भाग गई थी। फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी, शारीरिक शिक्षा सौंदर्यात्मक प्रशंसा में सहयोगी है। जैसे आप पेंटिंग करते हो, आप संगीत, पेड़ पौधे, नदियाँ, झील, प्राकृतिक सौंदर्य आदि का भी प्रभाव डेवलप करती है। फिजिकल एजुकेशन आपके डायरेक्ट वन लाइफ टूवर्ड वर्थ हु गोल्स, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है उसको हासिल करने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, जो स्ट्रेस होता है, आप मान लीजिए आप बहुत स्ट्रेस में हो, आप थोड़ी देर के लिए व्यायाम कर लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, आपका स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी मूवमेंट स्किल्स को बढ़ाती हैं, आपकी जो आपके अंदर सुस्ती थी उसको गायब करती हैं, आपको एक्टिव बनाती है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन आपकी स्किल्स को, जो आवश्यक स्किल्स हैं उनको डेवलप करने में सहायक होती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो अब दोबारा से इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दे दिए। किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन को लेके, वही स्किल ये को मैं पूरे सिलेबस में नहीं है। हाँ ये सिलेबस में नहीं है लेकिन इसमें भी वही पॉइंट है, पर्सनालिटी को हाँ। डेवलप करना, फिजिकल वेलनेस को डेवलप करना, आपकी नॉलेज को डेवलप करना, कल्चरल डेवलपमेंट, मेंटल हाइजेनिक, उसके बाद आपकी हैबिट्स को डेवलप करना, वही बातें आ रही हैं सारी की सारी घूम फिर के। मतलब मैंने घुमा फिरा के ये है, जब आप फिजिकल एक्टिव रहते हो, फिजिकल एजुकेशन अगर आपको मिल जाती है, आप समझते हो उसकी इम्पोर्टेंस अपने जीवन में, उसके बाद आप उसको गो थ्रू कर, मतलब कहने का अपने जीवन में अपनाते हो उस चीज को। अगर आप फिजिकली, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप फिजिकली एक्टिव हो तो आप ऑलरेडी क्या है, आप मेंटली भी, मेंटली अगर आप एक्टिव हो जाते हो तो उससे मैं
मेंटली मतलब कहने का हमारा दिमाग ही है जो हमें पूरा रेगुलेट करता है। अगर आप मेंटली मतलब एक्टिव हो जाते हो तो मतलब मैम आपका समझो सारा विकास हो रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर आप हष्ट पुष्ट हो, खुश हो, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं है, वो सब किससे हो रहा है? आपकी फिजिकल एक्टिविटी से। अगर आप वही ना करो, सारे दिन पड़े रहो, मतलब सिर्फ अपना खाया पिया, जो दो चार काम है वो निपटाए, तो मैम आपको चुस्त रहोगे ना। आपको कोई होता है ना कि कुछ न्यू, मतलब जो अगर आपके अंदर कोई हॉबी है ना, वो आपकी वो डेवलप होती है। तो इसमें ये चीज कह रहे हैं कि अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो तो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट संभव है। ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है आपका पोस्चर वाला, और किसी की बुक में दे रखा है फूड एंड न्यूट्रिशन वाला। ये ओनली फॉर, देखो बेटा लिखा हुआ ओनली फॉर KU के, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। यस मैम। अब हमें करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पॉइंट पोस्चर। तो थर्ड को स्किप कर दो, जिसके में भी ये डाइट वाला है आपका, फूड एंड न्यूट्रिशन वाला। ओनली फॉर MDU आ गया ना पोस्चर वाला, आसन या आकृति। पोस्चर क्या होता है? मैम एक पोस्टर तो वो होता है ना जिसके पोस्टर में अगर हम ड्राइंग बना के, व्यायाम वगैरह का ड्राइंग वगैरह बना के जो हम बच्चों को एक्टिव करके पढ़ाते हैं, उसके थ्रू जो बताया जाता है ना, उसको बोलते हैं ना पोस्टर। हाँ जी, आप किस मुद्रा में बैठे हो वो क्या कहलाता है? आपका पोस्चर कहलाता आसन। है ना, आसन। व्हाट इज पोस्चर? पोस्चर क्या है? शरीर की किसी भी विशेष स्थिति में साधने को आसन कहते हैं। एक अच्छा आसन वह होता है जिसमें शरीर के सभी अंग ठीक ढंग से काम कर सके, विश्राम की अवस्था में हो, तो आपके अंदर ऊपर स्ट्रेस ना हो। तो इस प्रकार पोस्चर किसी भी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट स्थिति में बैठना, खड़े होना, चलना, भागना, सोना और विशिष्ट आकृति के धारण करने को कहते हैं। यही है बेटा पोस्चर क्या है। आप किस पोजीशन में, आप सही पोजीशन में बैठे हो या नहीं बैठे हो, किस पोजीशन में आप खड़े हो, कैसे चल रहे हो, कैसे रनिंग कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है? आपका क्या कहलाती है? आपका पोस्चर, आसन कहलाती है, ठीक है। आपके जो शारीरिक पोस्चर हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गुड पोस्चर और एक होता है बैड पोस्चर। गुड पोस्चर जिसमें आप अच्छे ढंग से बिल्कुल सही तरीके से आप बैठे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका गुड पोस्चर। आप खड़े हो तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो। हम बैठते हैं ना, हम ऐसे झुका के बैठ जाते हैं, तो ये क्या होता है? हमारा अच्छा पोस्चर नहीं है। जब भी हम पढ़ते थे तो टीचर बोलता था कि ऐसे अपनी जो रीढ़ की हड्डी उसको ऐसे करके बैठो आप लोग, ठीक है। आप लोगों को भी क्लास में बोला होगा कभी, ठीक है। तो वो बताता है हमारा कि हम गुड पोस्चर में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। अब गुड पोस्चर आपको पता लगा कि एक बिल्कुल सही उचित तरीके से हम जब बैठते हैं, उचित तरीके से हम चलते हैं, तो वो हमारा गुड पोस्चर कहलाता है। गुड पोस्चर की क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या वैल्यू है? गुड पोस्चर से हमें एक अच्छी आकृति मिलती है। हर व्यक्ति स्वयं को अधिक आकर्षक और सुंदर दिखाना चाहता है। अगर हमारा पोस्चर सही है तो हम क्या है, बिल्कुल सही दिखाई देंगे। एक आप चलते वक्त बिल्कुल गर्दन झुका के या फिर कमर झुका के चलते हो तो वो पोस्चर अच्छा नहीं लगता, आप अच्छे नहीं दिखाई देते, ठीक है। अवसरों पर आकर्षक बनने का इसलिए कपड़ों, आप देखते हो कि अब जब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या किसी भी प्रोग्राम में जाते हो, सामाजिक उत्सव में जाते हो, तो आप हर एक जगह चाहे मेल हो या फीमेल और भी क्या है अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो कि सभी हमें ही देखें। तो ये सभी चीजें किसी पुरुष या महिला को अट्रैक्टिव करने में भूमिका निभाती हैं, ठीक है। तो जो सही पोस्चर होगा वो आपको अट्रैक्टिव बनाएगा। आगे मूवमेंट एफिशिएंसी, आपके अंगों का तालमेल और संतुलन जब सही नहीं होगा तो आपकी जो मूवमेंट एफिशिएंसी है वो भी सही नहीं होगी। अगर मान लीजिए आप झुककर चल रहे हो, मुड़ के चल रहे हो, तो इससे क्या होगा? आपका बैलेंस सही नहीं है, आप धीरे धीरे चल पाओगे,
ठीक है। तो आपका जो मूवमेंट एफिशिएंसी वो भी गुड पोस्चर पर ही वो करती है। फिजिकल फिटनेस, अगर आप सही से ग्रिप स्ट्रेच करते हो, मसल स्ट्रेंथ है आपकी, आप निरोगी हो, ठीक है, तभी आपकी फिजिकल फिटनेस आप कहलाते हो। अगर आपका पोस्चर ही गलत है, आप मैं पूरा दिन ऐसे झुका के बैठी रहूंगी तो जो मेरी स्पाइनल जो कोड है वो सीधी रहने की बजाय वो टेढ़ी हो जाएगी। वो टेढ़ी होगी तो फिर कमर में दर्द, बैक पेन, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, तो फिजिकल फिटनेस नहीं रहेगी। तो गुड पोस्चर हमें फिजिकल फिटनेस देता है। स्पिरिचुअल वैल्यूज, अगर आप अच्छा पोस्चर रखते हो तो आपके झुके हुए कंधे, आपको कुबड़ नहीं होता, झुकी हुई गर्दन नहीं होती, ठीक है। तो आपकी ये स्पिरिचुअल वैल्यू में भी आता है कि हमें प्राणायाम की मुद्रा, ज्यादा देर तक हम प्राणायाम की मुद्रा में नहीं बैठ सकते, साधना व अभ्यास नहीं कर सकते। अगर हमारा कुबड़ पीठ ये निकला हुआ तो हम ज्यादा देर तक ऐसी अवस्था में नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो एक गुड पोस्चर अपनाकर ही हम ये सारे काम कर सकते हैं। हाइजेनिक वैल्यू होती है, हाइजेनिक, जब आप गुड पोस्चर में बैठते हो तो आपको बीमारियां नहीं होंगी, बीमारियां नहीं होंगी तो आप हाइजेनिक रहोगे। आगे इकोनॉमिक वैल्यू भी है आपकी, अगर आप गुड पोस्चर अपनाते हो तो आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति का जो आईना होती है, किसी भी बिजनेस में नौकरी के योग्य हो तो आप क्या है आसानी से उस चीज को साध सकते हो। इकोनॉमिक वैल्यू, अगर आप अच्छा पोस्चर यूज कर रहे हो सही ढंग से तो आपका क्या है, अगर आप मान लीजिए किसी भी उसमें जा रहे हो कि मुझे पुलिस में भर्ती होना है, फौज में, अगर आपका पोस्चर ठीक है तो आप वहां पे, अगर मान लीजिए किसी का भी थोड़ा सा भी पोस्चर गलत हुआ तो वहीं पे आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपकी इकोनॉमिक वैल्यूज को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसके बाद बात आती है, दो टाइप के पोस्चर इन्होंने बताए थे, एक बताया था गुड पोस्चर और एक बताया था बैड पोस्चर, जिसको आप पुअर पोस्चर भी बोलते हो, ठीक है। पुअर पोस्चर या बैड पोस्चर क्या होता है आपका, कारण शरीर में विभिन्न प्रकार के, जो पुअर पोस्चर होता है उसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। जैसे उदासीनता, आलस्य आ जाता है, थकावट रहती है, बच्चे के अंदर हीन भावना आती है। और पुअर पोस्चर के क्या क्या कारण है, पुअर पोस्चर के भाई या तो हो सकता है बाय बर्थ हो आपको, जैसे कि किसी बच्चे को कुबड़ होता है पीछे, वो बाय बर्थ होता है, ठीक है, तो उसमें वो अपने सही ढंग से वो बच्चा बैठ ही नहीं सकता, वो झुका के ही बैठेगा, ठीक है। किसी ड्यू टू डिजीज, किसी डिजीज के कारण भी आपका पोस्चर खराब हो सकता है, एक्सीडेंट और इंजरी के कारण भी, या फिर आपके प्रोफेशन के कारण भी, आपके राउंड शोल्डर, या फिर आप क्या है जिसमें एक तरफ से मांसपेशियों का व्यायाम होता है, एक तरफ झुकाव ज्यादा होता है। आप पूरा दिन, मान लीजिए आपकी प्रोफेशन में पूरा दिन बैठने की जॉब है आपकी, तो आपको स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहले दर्द होएगा और फिर धीरे धीरे करके आपके घुटनों तक दर्द पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड, अगर आपको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिले हैं तो भी आपका क्या है पोस्चर ठीक नहीं होगा, आप क्या है कुछ ना कुछ कमी रहेगी। इम्प्रॉपर क्लोथिंग एंड फैशन, उसके कारण भी आपका बैड पोस्चर होता है, आपने बहुत टाइट फिटिंग के कपड़े पहन रखे हैं जिससे बैठा ही नहीं जा रहा, तो ये भी गलत है। ओवर वर्कलोड, आप बहुत ज्यादा, जितना काम आपकी बॉडी मांग रही है उससे भी ज्यादा कर रहे हो तो भी आपका पोस्चर सही नहीं रहेगा। ओबेसिटी है, मोटापा है या फ्लैट फुट है, ठीक है, उसके कारण भी क्या है आपका पोस्चर सही नहीं रहेगा। उसके बाद क्या है डेलिकेसी एंड इमिटेशन, कोमलता व नकल, जब हम क्या करते हैं, लेडीज की बात करी जाए तो वो क्या है एक दूसरे की अंधाधुंध नकल करती हैं, ठीक है, उनकी तरह दूसरे की तरह बनने की कोशिश करती हैं, जिसके कारण वो खुद का भी पोस्चर खराब कर लेती है। इम्प्रॉपर फर्नीचर, अगर आप सही कुर्सी या डेस्क पे नहीं बैठे हो तो भी आपका जो पोस्चर है वो खराब हो सकता है। टाइम टेबल सही नहीं है आपका, टाइम के अकॉर्डिंग सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग पनिशमेंट आपको दे दी, मान लो बहुत ज्यादा लंबे समय तक मुर्गा बना दिया या उठक बैठक लगवा दी। रिसेंटली एक केस भी आया था कि एक सेकंड क्लास की बच्ची थी, उसको टीचर ने बहुत ज्यादा उठक बैठक लगवा दी और इतनी ज्यादा तो उसकी मसल्स इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो गई तो वो बच्चे को खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो गई। अब वो लड़की पूरी उम्र के लिए अपाहिज हो गई एक टीचर की गलती की वजह से। हैवी बैग के कारण भी हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, हमारी बिल्कुल ही कमर झुक जाती है। तो ये थे आपके बैड पोस्चर्स। उसके बाद है कॉजेज ऑफ पुअर पोस्चर्स के, ये हो गया, वैल्यू ऑफ गुड पोस्चर हो गया। अब आगे है
common postural deformities and their management. डिस्कस कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी, यानी कि आसन से संबंधित कुछ विकृतियां बताइए बच्चे के अंदर जो पाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो पाया जाता है राउंड बैक, काइप्नोसिस, कुबड़ का निकलना। दूसरा है होलो बैक, धसी हुई कमर, अग्र कुब्जा, ठीक है। रिगिड स्पाइन, यानी कि जो आपकी स्पाइनल कोड है उसके अंदर अकड़ाव। उसके बाद है आपका काइपोलोडोसिस या राउंड एंड होलो बैक, कुबड़ व अगर कुब्जा, रीढ़ की हड्डी का एक और झुकाव, घुटने। उसके बाद है नो नीज, घुटनों का मिलना या अंदर की ओर झुके खड़े होना। रिकेट्स, सूखा रोग, फ्लैट फुट या टेलीपैस, लघु पादतों। ये 4-5 प्रकार की चीजें इन्होंने बताई हैं। सबसे पहले कुबड़ निकलना, सबको पता है कैसे होता है कुबड़ निकलना। पढ़ो एक बार इसको, क्या क्या दे रखा है इसमें। कुबड़ निकलना पढ़ो। कुबड़ निकलना, इस दोष में छाती की मांसपेशियां खिंच जाती हैं तथा छाती का पिछला हिस्सा फैल जाता है। इस प्रकार सिर आगे की ओर झुक जाता है, वक्ष चपटा हो जाता है तथा शरीर के भाग का संतुलन बिगड़ जाता है। इस दोष में पीठ तथा स्कंद गोल या फिर कटी प्रदेश में गड्ढा पड़ जाता है। भार का संतुलन ठीक करने के लिए टांगों को टखने से कुछ झुकाते हुए भार खोल दिया जाता है। इस प्रकार शरीर के अंगों को खोलने वाली मांसपेशियों पर अधिक जोर दिया जाता है। चित्र पर एक मैम वो चित्र दिया हुआ है, उस पर चित्र द्वारा शरीर की स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें सेडेड मांसपेशियां लंबी व काली मांसपेशियां छोटी हो जाती हैं। ठीक है, क्या बताया हुआ है मैम किस तरह से होता है। हाँ जी, आपने देखा भी होगा जिनका भी बैक पे कुबड़ होता है, ठीक है, किसी का बिल्कुल ऊपर होता है, किसका थोड़ा सा नीचे जाके होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा अंदर वाला ये सामने वाला हिस्सा ये तो ऐसे हो जाता है और पीछे वाला जो बैक वाला हिस्सा वो फैल जाता है, ठीक है। और इसमें आपकी जो मांसपेशियां है लंबी व काली मांसपेशियां छोटी हो जाती है। जो सैडिड मांसपेशियां है वो लंबी हो जाती है, यानी कि अंदर जो हमारी मसल्स है उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। और कुबड़ का क्या है, इसमें उपचार भी बताया गया कि क्या ट्रीटमेंट है इसका। ये मैम सारे करने हैं क्या? नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। इन्होंने ये पूछा है कि आप अगर पोस्चर विकृति होती है, डिफॉर्मिटीज होती है, तो कौन कौन सी पाई जाती है। एक तो फर्स्ट तो यही कुबड़ निकलने वाली पाई जाती है, ठीक है। दूसरा एक कमर में बिल्कुल ऐसे, देखो किसी का तो कुबड़ ऐसे हो जाता है, कई बंदे ऐसे होते हैं जिनका आगे की तरफ ये वाला पार्ट निकला होता है और पीछे ये मैम वो कमर में ना, होल होता है। ऐसे भी कई सारे होते हैं, कई तो मोटापे के कारण हो जाते हैं, ठीक है। और कोई बचपन से ही होते हैं ऐसे केसेस। और एक होते हैं जिसकी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें अकड़ाव आ जाता है। ये अलग अलग टाइप इसमें बताए गए हैं। ये मैम फिर इनको सही करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह दी हुई है ना सारी। हाँ, वो एक्सरसाइज भी यहाँ पे बताई गई है। तो मैम ये सारी करनी है क्या? ये तो समझ में भी नहीं आती, मतलब कहने का। सारी नहीं करनी है, आप जस्ट अगर पेपर में आ जाए तो आप बता सकते हो कि अगर मान लीजिए कुबड़ निकल आया तो हमें कैसे करना है। अगर आपका कुछ उपचार भी दे रखे हैं, कुछ हम आसन बताते हैं जो हमारी मांसपेशियों को संतुलित करते हैं, ठीक है, जिसमें हम पैसिव, असिस्टिव और रिसेस्टिव या एक्टिव या एंडोरेंस होना चाहिए। इसमें बताया गया कि हमें सिर और जो कंधे हैं उनकी स्थिति को अगर हम सही रखेंगे तो हमारा कुबड़ होने से बच सकता है। देखो आप देखते हो ना, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको ना हम पिल्लो नहीं लगाते, घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई इसे ना कुबड़ निकल आएगा बच्चे का, ठीक है। तो हम बताते हैं कि हमें बिल्कुल सीधे फ्लैट सोना चाहिए जिससे हमारा कुबड़ ना निकले। दूसरी बात बताई कि कूल्हे और हड्डी के जोड़ उलटना, शारीरिक भार का असंतुलन,
रेत की थैली द्वारा गर्दन का व्यायाम करना। देखो इन्होंने कुछ वो बता रखे हैं कैसे कैसे हम इस कुबड़ को होने से रोक सकते हैं सिर और कंधे की स्थिति में। एक तो सीधा लेटना बिना कुछ पिल्लो वगैरह लगाए, अगर हम खड़े हैं तो एक इन्होंने दिखा रखा कि ऐसे डाल के हम अपनी गर्दन को करते हैं, ऐसे डाल के ये वाली एक्सरसाइज। एक है जिसको कुबड़ निकला हुआ है उसका थोड़ा सा नीचे रेत की बोरी का नीचे लगा देना। ये जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, अब मुझे ये नहीं पता कि आपके यहाँ पे करते हैं या नहीं, हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे सरसों होती है ना, सरसों जिसका तेल निकलवाते हो उसका पिल्लो बनाते हैं, ठीक है, उस हाँ मतलब मैम बनाते हैं। हाँ उस पिल्लो को बच्चे के नीचे लगाते हैं ताकि बच्चे का कभी कुबड़ ना हो। ऊपर ना हो, हाँ। अब ये मुझे नहीं पता सबके यहाँ बनाते हैं, हमारे यहाँ तो बनाते हैं भाई। मैम मैंने कभी किया नहीं लेकिन सुना था इस चीज के बारे में, सुना है। हमारे यहाँ करते हैं, सरसों होता है। अब इन्होंने बताया दूसरा, कुबड़ ना निकलने के लिए क्या करो, आपको एक तो नाव आसन बता दिया इसमें दे रखा है, ठीक है, जिसमें कूल्हे की हड्डी का आगे झुकाव ना हो। और एक बता रखा है आपका बालवार द्वारा व्यायाम करना, जिसमें आप क्या है स्टेप टू स्टेप ऐसे ऊपर चढ़ते हो सीढ़ियों की तरह पकड़ के। एक धनुष आसन बता दिया इन्होंने जिससे आप क्या करते हो, अब मैं करके तो कैसे दिखाऊं बोट वाला आसन मेरे से तो अब होंगे नहीं क्योंकि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। तो ये कुछ आसन इन्होंने बता दिए हैं जिसके कारण। दूसरा आता है आपका धसी हुई कमर। सीधी बात करें ना तो ये थोड़ी थोड़ी मेरी भी होने लगी है यहाँ से मोटापे के कारण, ठीक है। तो ये क्या है, पीठ का मोड़ पीछे की ओर हो जाता है। इसमें सबकी बुक में दे रखा है ये पोस्चर, फोटो दे रखा है। यस मैम मेरी में तो है। हाँ मेरी हाँ भी। जी मैम, मेरे में भी है मैम। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आगे की तरफ, उसमें तो क्या था हमारी ऐसे झुकी हुई थी, पीछे की तरफ फैलाव था। ये में है ना जेठालाल का भागा, उसका उसकी वही तो है। हाँ हाँ वो मतलब उसमें भी आगे ऐसे दिखाया हुआ निकल है। आते हैं। अब सही पूछो ना तो मेरी कमर में भी अब ऐसे महसूस होने लगा कि बहुत ज्यादा यहाँ पे गड्ढा सा हो गया है। मैम वही है, वो कहते हैं ना मोटापा तो हाँ बीमारियों का जड़ है, हाँ। तो वो मोटापे के बीमारियों का कारण जड़ है। क्या होता है, वो आगे की तरफ पेट बढ़ेगा तो ये जो चीज है ये तो टेढ़ी होएगी, ऐसे झुकेगी, ये तो कमर तो ऐसे हो जाएगी फिर। इसमें भी क्या है कुछ उपचार बताए गए हैं, जैसे सिट अप, आपको ये करने हैं। सिटअप वाला, टांगों को 90 डिग्री के कोण पर झुकाना या घुमाना। कुछ आसन बताए गए हैं, उल्टा लेट कर उल्टे और जमीन पर हाथ लगाना। मैं छोड़ दूंगी इस क्वेश्चन को, 16 नंबर में आया तो मैं नहीं करूंगी। नहीं नहीं क्यों छोड़ दोगे बेटा। नहीं मैम मतलब अगर 4 मार्क्स में आता है वो तो चलो कंपलसरी है कि उसमें तो ज्यादा ये पूछेंगे कि कौन सी मतलब क्या होते हैं, कौन कौन सी आसन की विकृतियां होती हैं या फिर क्या। और जो इससे पहले क्या थे ना, आसन गुड पोस्चर बैड पोस्चर के बारे में ये पूछ लेंगे, इसके कॉजेज पूछ लेंगे, वो तो कर लूंगी। अगर 16 मार्क्स में है ना कि भाई विकृतियां बताओ, उसके उपचार भी बताओ, वो मैम फिर वो है ना याद करनी पड़ेंगी ये चीजें, तो इसलिए ना। कोई ना, फिर बाकी सारा कर रहे हो तो एक टॉपिक तो छोड़ ही सकते हो। हाँ मैम मतलब 4 नंबर के हिसाब से इतना तो लंबा आएगा नहीं ना, ये नहीं पूछेंगे इतना लंबा विकृतियां और नहीं आएगा। उसके उपचार भी नहीं पूछेंगे 4 नंबर में। 4 नंबर में तो ये पूछेंगे गुड और बैड पोस्चर या फिर पोस्चर आपका क्या होता है, तो ये पूछेंगे, तो मैं वो तो कर लूंगी, ये नहीं करूंगी। अब इसने थर्ड पॉइंट भी ये कुबड़ से ही रिलेटेड दिया गया है जिसमें पिक्चर दी गई है। अकड़ाओ, रिकेट्स में ये हो गया आपका, इसे शरीर का सूखापन भी कहते हैं। बच्चे सूखना शुरू हो जाते हैं, उनको पौष्टिक भोजन, दूध, स्वस्थ वायु, वातावरण ये चीजें नहीं मिलती, ठीक है। एक था आपका रिगिड स्पाइन, मेरुदंड का अकड़ाव, जब आपकी रीढ़ की हड्डी में दोष हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी चंचलता कम हो जाती है, ठीक है, आप झुक नहीं पाते, तो ये वाला भी एक इसमें वो होता है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बारी बारी दाएं बाएं अंगूठे को छूना कुछ आसन दे रखे हैं, ऐसे करके आप ठीक कर सकते हो। आगे की ओर झुक के, ये बेटा ये चक्रासन वगैरह जब हम छोटे थे तो करवाते थे ये हमसे, हलासन, अब तो कुछ नहीं होता। रिकेट्स में आपके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीजों की कमी हो जाती है शरीर में और बच्चा ना बिल्कुल सूखना शुरू हो जाता, पसलियां पसलियां दिखना शुरू हो जाती हैं उसकी। एक है घुटनों का मिलना, कईयों के होते हैं ना ऐसे, ये तो ऐसे मिले हुए और पैर ऐसे है मेंढक की तरह,
ठीक है, तो ये टांगों की कुरूपता होती है। इसमें घुटने आपस में चलते वक्त उनके घुटने मिलने शुरू हो जाते हैं। इसमें उपचार में बताया इन्होंने, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी पूरी भरपूर मात्रा में लो, घोड़े की सवारी, बच्चे को लकड़ी के घोड़े की सवारी कराएं। हाँ, तभी तो पता लगा बचपन में घोड़ा क्यों लेके आते हैं बच्चों के लिए। ये मैम आजकल के बच्चों में भी जैसे डायपर वगैरह आप ऑल टाइम पहना के रखते हैं ना बच्चे को, जी वो मतलब बीच में से तो पैर चौड़े हो जाते हैं, घुटने की साइड से थोड़े मतलब भिड़ने लग जाते हैं हाँ जी। आजकल के बच्चे। और क्या है, तेल की से मालिश करना टांगों की, ठीक है, ये सारी चीजें। चपटे, फ्लैट फुट, ये तो बोलते हैं ना, फ्लैट फुट अपने बोलते हैं ये ऐसा पैर अच्छा नहीं होता। हाँ, इसमें तो वो कहते हैं ना, वो अंधविश्वास से जोड़ रखा है कि अच्छा मतलब घर के लिए अच्छा नहीं होता फ्लैट फुट। हाँ जी। और पहले के टाइम आर्मी पे में भी लड़की तो पता है देखने इसका, जाते थे तो आर्मी में भी सलवार तो इसका देखते थे। पॉइंट बनाते हैं ना कि फ्लैट फुट हो गया तो उसको आर्मी में सिलेक्शन नहीं मिलता। अच्छा, ऐसा भी होता है। ये मैम कोई साइंटिफिक रीजन है ना इसका, कि हो सकता है कोई दिक्कत चलने फिरने में, भागने दौड़ने में दिक्कत आती होगी। हाँ जी। हम्म। हमारा तो भाई स्वस्थ वाला पैर है, चपटे पैर नहीं हमारे। देखो इसमें ना एक पिक्चर दे रखी है आपकी फ्लैट फुट की और जो सिंपल जिसका फुट है ना। तो इसमें क्या है, ये वही दिक्कत है कि जिसके चपटे पैर होते हैं उसके अंदर जो उसकी जगह लचकीली और कठोर होती है, चाप चलते दौड़ते समय बन जाती है और दिखाए परंतु अपना कार्य करती है, और कठोर पर चाप अपना कार्य नहीं करती। इसमें बताया गया, आपने बिल्कुल सही बोला, चलते फिरते भागते वक्त इसमें दिक्कत आती है, ठीक है, इसीलिए फ्लैट फुट को प्रेफर नहीं किया जाता। ये ना मैम आर्मी में तो फिर आपको फिजिकली फिट रहना है, भागने दौड़ने का ही काम है आपका, तो इसलिए अवॉइड करते होंगे हाँ जी। फ्लैट फुट को। और एक बताया गया इन्होंने टेलीपैस लघु पादतों, इसमें ये भी है क्या, जन्मजात भी करते हैं, इसमें पैर मुड़े हुए होते हैं। देखा आपने कभी देखा होगा ना, किसी के पैर ऐसे होते हैं, थोड़े टेढ़े होते हैं, सबके नहीं होते, किसी किसी के हो सकते हैं, या तो किसी की भाई चोट या लकवे के कारण भी हो जाते हैं, मेरी मम्मी का हो रखा है, ठीक है, ये टेलीपैस ही हो रखा है, यानी कि उनका पैर पहले बिल्कुल जब वो ठीक थी तो बिल्कुल सही थे, अब जैसे उनका वो हुआ ना, पैरालाइज हुई, पैरालाइज के बाद उनका जो पूरा पैर है वो टिकता नहीं है, वो थोड़ा ऐसे टिकने लगा है इस साइड की तरफ, यानी कि एड़ी जमीन से उठी हुई होती है, पंजों पे चलता है, एक तो ये इस टाइप का है, एड़ी जमीन से टकी हुई होती है, लेकिन पंजे पैर का अगला हिस्सा जमीन से उठा हुआ होता है, तलवा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, ये सारी चीजें इसमें बताई है, ठीक है। तो आज आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। अगला बड़ा इजी है भाई, कम्युनिकेबल डिजीज। तो इतना बड़ा बड़ा लिख के दे रखा, कम्युनिकेबल डिजीज वही तो होती है ना जो एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में आ, जैसे मेरे को जुकाम हो यस मैम। रखा है, अब मेरे मैम मेरे कोरोना। बच्चे को भी हो गया। हाँ चलो कोरोना। ताजा। अब है आपका अगला जो टॉपिक रहेगा कल, कम्युनिकेबल डिजीज में उसका मीनिंग और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या किस तरीके से फैलती है, क्या कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगला आएगा इसमें फर्स्ट एड मीनिंग एंड स्कोप, क्वालिटीज एंड ड्यूटी ऑफ फर्स्ट एडर, योगा एजुकेशन वाला आ जाएगा और यौगिक डाइट वाला आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज का कल कौन बताएगा? बता दूंगी मैम, मैं बता दूंगी ठीक है, तो क्या क्या बताएगी इसका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स? मैम, सारा बता दूंगी, कोई बात नहीं। फर्स्ट एड में अगर किसी को चाहिए वो ले सकता है, कोई बात नहीं। सामने हाथ रेज करा है, हैंड रेज किया है। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ मतलब फर्स्ट एड भी बता दूंगी बेशक। हाँ, और ये मतलब ये पूरा ना आपकी बुक में बहुत बड़ा दे रखा है, इसको ऐसे नहीं, आप ना चैट जीपीटी पे से देख लेना है, आपने बना भी रखे होंगे इसके नोट्स है बनाए ना। हुए ना मैम, तो फिर मतलब हाँ जो आपके हिसाब, मतलब कहने का जो हाँ, सिलेबस क्या के हिसाब मीनिंग से है, है हाँ वो वही जी, वही। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब ये इसके एक यूनिट बाद में दो है, दिए हुए हैं ना, तो इसके 8-8 नंबर का होगा, या फिर ये 4 नंबर के हिसाब से आ जाएगा। हाँ जी, अब इसका अगला क्वेश्चन बनता है फर्स्ट एड के ऊपर। यस मैम। अब बताओ फर्स्ट एड फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट एड क्या होता है, इसके ऊपर कौन बताएगा कल? मैम फर्स्ट एड में जिसमें हम डिटोल, जो डॉक्टर के जितने हाँ, भी सामान होते हैं ना वो हम रखते हैं ना, उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। है ना, मैंने कल के लिए बोला है, आज ही में एक डिब्बा बता दिया तूने कंप्लीट कर दिया।
ये तो सबको समझ में आ गया, वो डिब्बा जो हरे मैम शॉर्टकट मारा है। हाँ, जो गाड़ियों में भी रखा होता है फर्स्ट एड किट। मैम कल बता दूंगी मैं। हाँ ठीक है, चलो ये मैं लिख लेती हूँ, ज्योति और ये रंजन। ठीक है, तो मिलते हैं कल, मतलब 2 दिन में हो जाएगी सेकंड यूनिट। आई होप मतलब इस वीक तुम्हारा हो जाएगा ये। आज क्या है, बुधवार है ना? तो मैम हो जाएगा हाँ, 2 हो दिन में। जाएगी ये बुक कंप्लीट इस वीक। चलो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, नहीं प्रॉब्लम है तो भाई अपने अपने घर जा सकते हो। वैसे तो अपने घर पे ही बैठे हो। मतलब घर में रहते हुए ही घर में जा सकते हो। नहीं घर के काम मैम में। आपने ये नॉलेज एंड करिकुलम वाला सब्जेक्ट को पढ़ा दिया क्या? नहीं पढ़ाया जी, अभी इसके बाद बता देना कौन सा पढ़ाऊं। मैम यही फर्स्ट सेकंड बुक करा देना आप स्टार्ट, क्योंकि इसका सिलेबस ज्यादा है ना। हाँ जी। अरे मैम नॉलेज एंड करिकुलम वाला वो भी तो सिलेबस ज्यादा है ना, वो तो 80 मार्क्स का है। हाँ, अब 80 मार्क्स का ही कराऊंगी जी। क्योंकि फोर्थ पेपर की बुक है नहीं मेरे पास, बचा बहुत फर्स्ट और सेकंड। थर्ड मैंने करा दिया। यस मैम। अच्छा, सबसे पहले आपने थर्ड करवाया, फिर फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, उसके बाद अब फर्स्ट ए करवाना। फिर ठीक तो है। मैम एग्जाम आ जाएगा होगा लग रहा है। हाँ हाँ, आ ही जाएगा, ये तुम्हारे गुरुग्राम वालों के जल्दी आ जाएंगे भाग भाग के। हाँ मैम, ये जो जल्दी बता देने से तो अच्छा रहता मेरे लिए, नहीं तो यहाँ से ट्रेन टिकट मिलना मुश्किल होता है। बेटा वो तो अब देखो, वो और डेट शीट आएगी तभी बताएंगे। अब आपको मैं पहले बोल दूं कि बेटा आपके एग्जाम है मई में, आप अभी से टिकट करवा लो और एग्जाम पहुंच जाए जून में, फिर वो भी मुश्किल हो जाएगी फिर, है ना?